हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे राइडर टेल 555। दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने जा रहा है अपने हाईनेस के बारे में, जो कि आप यहां पे देख सकते हो। मेरे हाईनेस के 9,999 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी थोड़ी ही देर में होने जा रहा है अपने हाईनेस का जो 10,000 किलोमीटर्स का ओनरशिप रिव्यू। तो बने रहिए व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है अपने हाईनेस के बारे में, मेरी क्या राय है। तो थोड़ी ही देर में आपके सामने होंगे अपने हाईनेस के 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं आज का 10,000 किलोमीटर्स ओनरशिप रिव्यू। तो ये लाइव होने जा रहा है आपके सामने। 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं मेरे हाईनेस के। आज बहुत ही बढ़िया दिन है आज का। स्पेसिफिकली उसी प्लानिंग के हिसाब से था। मैं कल खाली 2 किलोमीटर बाकी रह गया था 10,000 के लिए। तो मैंने सोचा कि आज वुमेंस डे के स्पेशल मुहूर्त पे, और अपनी फेवरेट डेट है आज 8, तो 8 तारीख के शुभ मुहूर्त पे आज अपना हाईनेस का एक बढ़िया सा रिव्यू व्लॉग होगा। तो अभी खाली ये 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं, और तो अभी बस एक शांत जगह ढूंढ के आपके साथ में कुछ बातें शेयर करनी है अपने। तो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हो रहा है अपना हाईनेस का 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट का रिव्यू ओनरशिप व्लॉग। तो ये है पीछे अपनी हाईनेस, बहुत ही बढ़िया। इस तरीके से कुछ ब्रांडिंग किया है उस पे मैंने। तो दोस्तों, अभी बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे हाईनेस की। जो ओनरशिप रिव्यू में क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रंट से लेके बैक तक जाएंगे। क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल किया है आफ्टर मार्केट या फिर एज एसेसरीज़ के बेसिस पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये फॉग लाइट मैंने लगाया है अपने बाइक को। फिर उसके बाद ये जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने कस्टमाइज वाइज़र मैंने लगाया है। मैंने स्टॉक वाइज़र भी लिया था लॉन्ग हुंडा का, लेकिन फिर उसका इतना यूज़ न होने की वजह से मैंने ये कस्टमाइज वाइज़र बिठाया है इसको। इसका व्लॉग भी आप देख सकते हो, फुल मेकिंग का व्लॉग बनाया है मैंने। उसके बाद मैंने ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लॉन्ग राइड के लिए जो इम्पोर्टेंट है सबसे, ये बैकरेस्ट। ये बैकरेस्ट मैंने लिया है पिलियन के हिसाब से, क्योंकि मैं मैक्सिमम लॉन्ग राइड जो है पिलियन के साथ करने वाला हूँ, और किया भी है। उसको अच्छा सा यहाँ पे ग्रिप आ जाता है। फिर ये सैडल स्टे मैंने बिठाया है, सैडल बैग भी मैंने लिया है। तो इस हिसाब से कुछ बहुत ही लिमिटेड एक्स्ट्रा एसेसरीज मैंने यहाँ पे हाईनेस को अपने बिठाया है। तो अभी सबसे पहले मैं बात करूँगा कि क्या ये बाइक आपको 2025 में लेना चाहिए। मैंने ये बाइक लिया है 8 जून 2023 को। तो आज एग्जैक्टली 1 साल और 9 महीने इसको कंप्लीट हो गए हैं। आज है 8 मार्च, वुमेंस डे। तो वुमेंस डे के मुहूर्त पे आज मैं इसका 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट का रिव्यू कर रहा हूँ, ओनरशिप रिव्यू। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है। तो इस सेगमेंट की 350 सीसी
सेगमेंट की जो बाइक्स है इसमें तो मैं 101% बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि ये 100% वो ये वैल्यू फॉर मनी है। क्यों आपको ये प्राइस पॉइंट पे जो होंडा ऑफ़र करता है वो मुझे और कोई दूसरा ये सेगमेंट की बाइक में वो नहीं दिखा, इसलिए उस हिसाब से मैं 100% बोल सकता हूँ कि ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है। तो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इस बाइक का कि ये बाइक किस राइडर को लेनी चाहिए। तो ये मैं अभी 10,000 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद ये कंफर्म बोल सकता हूँ कि जो राइडर को एकदम स्मूथ राइडिंग पसंद है तो वो राइडर को ये बाइक लेनी चाहिए। स्मूथ राइड से मेरा मतलब है कि लिटरली स्मूथ राइड, जो एग्रेशन नहीं चाहते हैं, जो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस एकदम आराम से राइड करना चाहते हैं और विदाउट एनी हेजल, विदाउट एनी बॉडी स्ट्रेस आप इस बाइक पे बहुत ही ज़्यादा लंबे तक राइड कर सकते हैं। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है और ऐसे बहुत सारे हमारे होंडा के जो दोस्त हैं उनका सबका एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस बाइक पे मैंने 1 डे 700 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ मैं। तो इस हिसाब से मुझे कुछ भी वहाँ पे बॉडी एक कुछ भी ऐसा किधर भी बॉडी में पेन हो रहा है, बैक में, नेक में, शोल्डर में, कहीं पे भी, हैंड में, रिस्ट में, कहीं पे भी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कि ये जो बाइक है, आप लॉन्ग राइड के लिए जिनको स्मूथ राइडिंग पसंद है तो ये आप ले सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि इसकी राइडिंग कंफर्ट यानी राइडिंग सीट। तो राइडिंग सीट मेरे हाइट और वेट के हिसाब से मुझे जो आज तक फीलिंग है कि इसकी राइडिंग पोस्चर और राइडिंग सीट एकदम कंफर्टेबल है। मुझे कुछ भी आज तक बम पे हिटिंग प्रॉब्लम या कुछ तकलीफ हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत ही आराम से आप लंबे समय तक यहाँ पे बैठ के राइड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसमें। अभी दोस्तों बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर एक राइडर अपनी बाइक खरीदने से पहले इसमें ये 3 चीज़ें 100% देखता है कि ये बाइक का माइलेज, ये बाइक का मेंटेनेंस कितना आता है और क्या हम ये बाइक इजीली मैन्यूअर कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरी हाइट है 5.6, तो 5.6 के हिसाब से मैं आपको इसकी रियल फैक्ट बताता हूँ कि आपको जब भी आप रफ पैच पे कहीं जाएंगे या ऑफ रोडिंग में कहीं जाएंगे तो आपको हाइट की प्रॉब्लम होने वाली है। मेरी बाइक भी 2 बार गिर चुकी है, तो इसकी हाइट मेरे हिसाब से देखा गया है या एवरेज इंडियन राइडर के हिसाब से देखा गया है तो थोड़ी मुझे ज़्यादा लगी। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी बात करते हैं इसके मेंटेनेंस की। तो 350 सीसी सेगमेंट के हिसाब से मुझे कुछ बाइक का मेंटेनेंस इतना ज़्यादा, सर्विस कॉस्ट इतना हेवी नहीं लगा, क्योंकि आप प्रीमियम सेगमेंट की जो बाइक यूज़ कर रहे हैं तो आपको उतना सर्विस कॉस्ट तो पे करना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज़ है कि माइलेज की, तो माइलेज का ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में मुझे ये बाइक ऑलमोस्ट 40+ एवरेज देती थी। फिर वो सिटी में मैं चलाऊंगा तो लगभग 38 एवरेज देती थी, 37 38। और मैं हाईवे पे जाऊँ तो मुझे 42+ का एवरेज मिलता था और मैक्सिमम एवरेज मैंने इसका 50 निकाला हुआ है। लेकिन इसका प्रॉब्लम शुरू हुआ आफ्टर थर्ड सर्विसिंग के बाद न जाने क्या हुआ बाइक में कि बाइक का एवरेज जो है वो मैं सिटी में चलाऊँ, हाईवे पे चलाऊँ, किधर भी चलाऊँ, तो लगभग मुझे 32 33 के ऊपर अभी नहीं मिल रहा है। तो एवरेज तो मुझे 32 33 ही मिल रहा है। बहुत सारे हमारे बाइकर दोस्तों के साथ में मैंने ये चीज़ को डिस्कस किया, लेकिन बहुतों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि सर्विसिंग के बाद बाइक का जो एवरेज है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डाउन हो चुका है। क्योंकि मेरे ख्याल से
अब तक 50 जो एवरेज है वो बहुत ही कम लोगों ने इस बाइक पे निकाला हुआ है। मेरा एक स्क्रीनशॉट है जो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ कि ये देखिए, ये 50 का एवरेज मैंने निकाला हुआ है। तो ऐसा है दोस्तों कि 50, फिर 42 प्लस, फिर 38 और अभी 32 का एवरेज। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है मेरा एवरेज। तो ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों कि ये आज का मेरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिव्यू का टॉपिक है, माइलेज इस बाइक का। क्योंकि अगर पहले मिल रहा था तो अब तो क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि अभी आपकी राइडिंग स्टाइल जो है वो थोड़ी रफ़ हो गई होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो मेरी पहले से राइडिंग स्टाइल थी वही आज तक है। अच्छा ठीक है, अगर मेरी राइडिंग स्टाइल चेंज हो गई है तो बाकी के राइडर्स के साथ में भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कुछ सोचने वाली बात है। जो आज का रिव्यू होने जा रहा है वो है राइडिंग कंफर्ट इन सिटी, हेवी ट्रैफिक एंड हाईवे। तो दोस्तों उसमें मैं इस बाइक को 100% मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि आपको ये बाइक कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आपको कितने भी ट्रैफिक में आप ये बाइक चलाएंगे, कितने कितने भी घंटे आप हाईवे पे ये बाइक चलाएंगे और कहीं पे भी ये बाइक चलाएंगे, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये बात 100% इस बाइक के बारे में बोल रहा हूँ मैं। अभी दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं बाइक के फ्रंट से। तो ये बाइक का हेडलैम्प है जो एलईडी सेटअप में आता है, बिल्कुल काम का नहीं है, बिल्कुल मैं खुश नहीं हूँ। जस्ट छोटी मोटी सिटी राइड आप इस पे कर सकते हो। बारिश में तो आप भूल ही जाओ, आप पूरे ब्लाइंड हो चुके होंगे ये हेडलैम्प में अगर आप बाइक चलाओगे। और स्पेसिफिकली हाईवे पे चलाओगे तो छोड़ ही दो, हाईवे पे बिल्कुल ये हेडलैम्प के साथ में इसके भरोसे आप बाइक मत चलाओ, और स्पेसिफिकली रेनी सीजन में तो बिल्कुल मत चलाओ। दूसरी चीज़ है इसके टायर और डिस्क ब्रेक। तो टायर का कोई इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं अब तक जो है वो ज़्यादा उसका ऑफरोडिंग नहीं किया है इस पे। तो टायर का ग्रिप और स्मूथनेस हाईवे पे बहुत अच्छा है। फ्रंट ब्रेक जो है, ये फ्रंट ब्रेक मैंने 2 बार चेंज किया है होंडा का। तो दोस्तों फ्रंट ब्रेक के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि फ्रंट ब्रेक की जो बाइट है वो बहुत ही बढ़िया है। तो ओरिजिनल ब्रेक पैड की बात करना चाहूँगा मैं। होंडा के जो ओरिजिनल ब्रेक पैड्स है वो बहुत ही जल्दी वो घिस जाते हैं। स्पेसिफिकली रेनी सीजन में ये पानी में पिघल जाते हैं लगभग, ऐसा आप बोल सकते हो। तो फ्रंट ब्रेक पैड जो है मैंने अभी निकावी के डाले हुए हैं आफ्टर मार्केट। तो निकावी के ब्रेक पैड और ओरिजिनल ब्रेक पैड में भी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी मैंने रेयर भी जो है ब्रेक पैड मैंने निकावी के डाले हैं। निकावी के ब्रेक पैड लगभग 300 रुपीज़ में आ जाते हैं, और जो ओरिजिनल ब्रेक पैड्स है वो लगभग 2000 के ऊपर इसकी कॉस्टिंग है। तो मैंने ये बाइक के जो ब्रेक पैड है वो अभी निकावी के डाले हैं। कंफर्टेबल हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया भी नहीं, बहुत ही लो भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम चल रहा है मेरा सिटी और हाईवे में। कोई ज़्यादा बहुत ही स्पीड में बाइक नहीं चलाता हूँ, तो मुझे इतने अर्जेंट ब्रेकिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बहुत ही डिसेंट वर्क करते हैं। ऐसा भी नहीं कि एकदम लो है ऐसा। निकावी के ब्रेक पैड्स बहुत अच्छे हैं। इसका भी रिव्यू व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, फिटिंग का भी व्लॉग बनाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। तो दोस्तों इसके फ्रंट सस्पेंशन जो है बहुत ही डिसेंट वर्क करते हैं, वो भी कुछ इतने हार्ड नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है। लेकिन जब आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए हाईवे पे, तो थोड़ा सा आपको सस्पेंशन हार्ड रखना पड़ता है। उस हिसाब से ये सस्पेंशन बहुत ही परफेक्ट है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आते हैं दोस्तों इसके हॉर्न पे। बहुत ही बड़ा, बहुत ही लाउड और मस्त हॉर्न है। और कोई भी हाईवे पे कोई भी डुअल हॉर्न है यहाँ पे, ये देखिए कुछ मॉडल में मेरे ख्याल से डुअल हॉर्न मिलते हैं। तो हॉर्न का डिसेंट वर्क है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो सेम ही है।
पार्शली डिजिटल और पार्शली एनालॉग डिसेंट वर्क करता है, वो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अच्छा लेवल पे विजिबल है उसका। तो ऐसी कुछ भी तकलीफ नहीं होती है यहाँ पे कि कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। टॉर्क कंट्रोल मिल जाता है आपको, स्विचेबल एबीएस मिल जाता है, नॉन स्विचेबल है एबीएस। इसमें आपको इको मोड भी दिखाते हैं जब आप परफेक्ट स्पीड और परफेक्ट गियर रेशो में होते हो तब, बहुत ही अच्छा है वो भी। दूसरी बात, ये जो पूरे स्विचेस हैं जितने भी होंडा के, ये टॉगल स्विचेस है सब। यहाँ से आप फ़ोन रिसीव कर सकते हो, म्यूज़िक चेंज कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हो। ओडो देख सकते हो, एवरेज देख सकते हो, करंट एवरेज देख सकते हो। उसके बाद बैटरी का वोल्टेज देख सकते हो आप, और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे भी दो रबर के बटन से यहाँ से भी आप ये डिजिटल कंसोल ऑपरेट कर सकते हो। उस वहाँ पे भी आप ट्रैक्शन कंट्रोल जो है यहाँ से आप स्विचेबल है वो आप बंद चालू कर सकते हो। दूसरी बात आती है यहाँ पे हज़ार्ड लाइट का, ये आपको मिल जाता है स्विच। ये जो आती है बहुत ही बड़ी 15 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी है ये इस टैंक की। आराम से आपने अगर हाईवे पे 40 भी माइलेज पकड़ा तो आप 600 किलोमीटर वन फीलिंग में जा सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है ये बाइक की। दूसरी बात आगे आती है इंजन की तो मैं क्या बात करूँ। ये इंजन रिफाइनमेंट बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने बोला अब तक, तो इंजन रिफाइनमेंट बहुत ही अमेजिंग है ये बाइक का। फिर पीछे आते हैं गियरिंग, टॉल गियरिंग रेशो है, लेकिन गियरिंग बहुत ही स्मूथ है, कहीं पे भी आपको यहाँ पे मिस गियर नहीं होता है, एकदम आराम से गियर शिफ्टिंग हो जाती है। उसके बाद आते हैं रेयर सस्पेंशन पे। रेयर सस्पेंशन ठीक है, मतलब डिसेंट वर्क करते हैं, बहुत ही बढ़िया नहीं बोलूँगा मैं रेयर सस्पेंशन को, तो ओवरऑल ठीक है मतलब। फिर ये साइड में आते हैं रेयर ब्रेक के बारे में। तो रेयर ब्रेक का तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। रेयर ब्रेक बिल्कुल कम लगता है, मतलब आप 100% रेयर ब्रेक पे कभी डिपेंडेंट हो गए तो आपको बाइक बहुत ही ज़्यादा धीरे और संभाल के चलानी पड़ेगी, क्योंकि रेयर ब्रेक इतने परफेक्ट नहीं है। अभी दोस्तों कुछ दिनों से मैं बाइक में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ड्रॉबैक बोलिए आप, इशू बोलिए, वो मैं फेस कर रहा हूँ, जो कि है इंजन हीटिंग का इशू। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों से जैसे ही मेरे बाइक में माइलेज कम हुआ, मेरे बाइक में बहुत ज़्यादा मुझे हीटिंग का इशू आ रहा है और बहुत ज़्यादा पावर ड्रॉप हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बाइक में पहले जो पावर मिलती थी, जो पंच मिलता था, वो अभी लगभग ऐसा पकड़िए कि 20-30% मुझे लो फीलिंग हो रहा है इसमें। तो वो एक दिक्कत मुझे लग रही है, उसका भी डिस्कशन चल रहा है। वो भी प्रॉब्लम मेरे अकेले को नहीं आ रहा है, बहुत सारे बाइकर्स को नासिक में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि पावर ड्रॉप, हीटिंग इशू एंड माइलेज ड्रॉप, ये तीनों इश्यूज आ रहे हैं बाइक में। अब बात करते हैं इसके मिरर की। तो मिरर मैं नहीं बोलूँगा कि ये मिरर डिसेंट है, अच्छा वर्क करते हैं या कुछ, मुझे तो ठीक ठाक ही लगे। इतना कुछ ब्लाइंड स्पॉट बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं छोटे होने की वजह से। तो अभी आगे मैं सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा एक हॉरिजॉन्टल टाइप थोड़े मिरर लेते हैं तो ये पार्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसके वाइज़र की। तो ये देखिए आप वाइज़र, ये वाइज़र मैंने खुद डिज़ाइन किया है, तो उसका रिव्यू व्लॉग जो है आप देख सकते हो। बाइक का जो वेट है वो आपको राइडिंग के वक्त आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप कोई इंक्लाइन या डिक्लाइन जगह पे बाइक को मूवमेंट करेंगे
नीचे उतरने के बाद, तो आपको उसका वेट जो है वो फील होगा। बाइक बहुत हेवी लगती है तभी आप जब उसको हाथ से मूव करते हैं इधर उधर, तो वो वेट फील होता है, लेकिन चलाते वक्त आपको बाइक का बिल्कुल वेट फील नहीं होगा। मुझे कुछ इसके ओनरशिप रिव्यू में मुझे कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट भी नज़र आती है, जो मैं चाहूँगा कि मैं ये शेयर करूँ आपके साथ में। तो सबसे पहले आप जब ये बाइक देखते हैं, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए नेक्स्ट जो भी बाइक्स आएंगी, इसमें जो डिज़ाइन ये है, लुक्स जो है बाइक के, मतलब यहाँ पे आप कुछ ग्राफिक्स और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल बाइक दिखती है। इसमें बहुत अच्छे कलर ऑप्शंस आप दे सकते हैं, ब्राइट कलर दे सकते हैं, ताकि जो यंग जो राइडर है वो इस बाइक की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस बारे में मैं रॉयल इनफील्ड की बाइक को बहुत मतलब बाकी सभी बाइक, जावा भी है, रॉयल इनफील्ड भी है, उनके बाइक्स के जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा पंची है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। उस हिसाब से ये बाइक का जो रोड प्रेजेंस है वो, मतलब होंडा की बुलेट ये नाम से ये बाइक को लोग बुलाते हैं। होंडा की जो मार्केटिंग है बहुत ही मिनिमल लेवल पे मार्केटिंग है। बहुत लोगों को अभी तक ये बाइक पता ही नहीं है। जब मैं गांव खेड़े में से गुज़रता हूँ या किसी जगह से शहर में भी, कितनी जगह पे लोग पूछते हैं अरे कौन सी बाइक है ये। तो होंडा वो लेवल पे थोड़ी और इन्हांसमेंट कर सकता है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटजी में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इतनी प्यारी मशीन है वो पहुंचा सकता है। तो ये अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा प्लेन आपको ये बाइक दिखती है। नो डाउट प्लेन में भी ये बाइक उतना ही मज़ा आता है, लेकिन अगर इसमें और पंची कलर होते, या यहाँ पे ये फ्यूल टैंक पे कुछ थोड़ा सा ग्राफिक्स होता, तो बहुत ही बढ़िया दिखता। अभी कैसा है कि आप देखो कि अपना जो चैनल का नाम है वो हाईलाइट होने की वजह से थोड़े तो भी यहाँ पे ग्राफिक्स दिख रहे हैं बाइक में। तो उस हिसाब से ये देखिए आप, यहाँ पे भी कितना पंची फील आ रहा है ये। तो इस हिसाब से ये बाइक थोड़ी अभी ग्राफिकल दिख रही है, लेकिन जब भी ये कुछ भी नहीं था तो बाइक बहुत ही ज़्यादा प्लेन लग रही थी। इसका हाईलाइटेड पॉइंट इतना ही है कि यहाँ पे जो इनका कलर है वो मेटेलिक है, स्पार्कल्स है उसमें, वो ग्लो करता है, लेकिन ग्राफिक्स का काम 100% इसमें होना चाहिए। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बाइक का और एक चीज़ जो है, ये बाइक आज तक कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हुई है। ये लगभग 1.25 साल हो गए हैं बाइक को लिए हुए हैं। थोड़े दिनों पहले की बात है, लगभग एक वीक के पहले की बात है कि ये बाइक अचानक जो है वो सिग्नल पे बंद हो गई। कुछ भी नहीं, सब डेड हो गया पूरा। तो पता चला कि ये बाइक की जो बैटरी है, वो बैटरी सडनली कभी भी आपको धोखा दे सकती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, आप कभी भी लॉन्ग राइड में जा रहे हो ये बाइक लेके, तो अगर आपका बैटरी का जो है एक्सपायरी हो चुका है, तो आप उतना चीज़ ध्यान में रखिए कि ये बाइक सडनली स्टॉप हो सकती है बैटरी की वजह से। क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि डायरेक्टली डेड हो गई। मतलब एक भी ऐसा मिस स्विचिंग नहीं हुआ कि चालू नहीं हो रही है, चालू नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जगह पे सिग्नल पे जैसे ही ज़्यादा टाइमिंग के हिसाब से मैंने बाइक ऑफ किया, बाइक वहीं पे डेड, कुछ भी नहीं चल रहा था, कुछ भी, कोई भी लाइट नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था स्विच ऑन करने के बाद। तो ये दिक्कत आपके साथ आ सकती है। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों फिर इसी के साथ में आज का जो है अपने बढ़िया सी बाइक होंडा हाइनेस का 10,000 किलोमीटर्स का ये
छोटा सा ओनरशिप रिव्यू का व्लॉग मैं यहीं पे करता हूँ ख़त्म। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैं ज़्यादा टेक्निकल इस पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग बाइक लेने के बाद ज़्यादा टेक्निकल नहीं सोचते, हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि बाइक कैसी है, बैठने में कैसा है, चलाने में कैसा है, माइलेज क्या है, वो क्या है, बहुत ही बेसिक से सवाल होते हैं। तो होप आपको ये आज का 10,000 किलोमीटर्स का ओनरशिप रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं ये ब्लॉग को। टाटा गुड बाय, फिर से मिलेंगे एक ऐसे ही बढ़िया से ब्लॉग के साथ में हाजिर होऊंगा आपके सामने। होप आपको ये मोटो व्लॉगिंग के बाइक रिव्यू के व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। आपको इस बाइक के बारे में कुछ भी सवाल हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फ्री है, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा इससे मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा हो जाता है। तो होप आप समझ गए होंगे और ज़रूर बेल आइकॉन दबा देंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तब तक के लिए टाटा गुड बाय। दिस इज योगेश बी तांबट फ्रॉम राइडर टेल 555। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू वेरी मच।